भारत ने मिडिल ईस्ट में इतने बड़े क्राइसिस के बीच ईरान और अमेरिका के हमलों के बावजूद इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इसके क्या कारण है और ये भारत की बढ़ती ताकत के बारे में क्या शो करता है, ये तो हम डिस्कस करेंगे ही। लेकिन न्यूयॉर्क के इंडियन रीजन के मेयर ममदानी ने अब यूएन जनरल असेंबली में पार्टिसिपेशन को लेकर नेतन्याहू को अरेस्ट करने की धमकी दे दी है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि लीगल पर्सपेक्टिव्स के क्या है, और भारत ने अगेन ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी है। इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। पाकिस्तान के न्यूज चैनल डॉन के अकॉर्डिंग पाकिस्तान के फ्लड डिपार्टमेंट ने भारत के ऊपर आरोप लगाया है कि भारत ने बिना पाकिस्तान को इन्फॉर्म किए चनाब नदी का पानी छोड़ दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर बाढ़ वाले हालात पैदा हो गए हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि जल स्तर को लेकर भारत की तरफ से पाकिस्तान को कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से चनाब और रावी नदी में लो से मीडियम लेवल के फ्लड्स का खतरा खड़ा हो गया है। पाकिस्तान के फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने कहा है कि चनाब रिवर ऑलरेडी मीडियम फ्लड के लेवल के ऊपर फ्लो कर रही है और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर कई सारे एरियाज के अंदर वहां पर फ्लड वाले हालात हो गए हैं और काफी लैंडस्लाइड भी देखने को मिल रही है। और अब वो उम्मीद करते हैं कि भारत उनके साथ जल स्तर का डेटा शेयर करेगा। दरअसल पिछले कुछ दिन से जम्मू कश्मीर के हिली एरियाज में मानसून की भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियों में वाटर लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया है। हैवी रेनफॉल के कारण डैम्स की कैपेसिटी भी फुल हो गई है, इसलिए भारत ने जम्मू कश्मीर के कई सारे डैम्स के फ्लड गेट्स खोल दिए हैं। भारत जब पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी को फॉलो कर रहा था, उस समय बकायदा पाकिस्तान को बताया जाता था कि भारत की तरफ से कितना पानी छोड़ा जाएगा, उसकी टाइमिंग्स क्या होंगी, कब छोड़ा जाएगा और डैम में कितना पानी बाकी है। इसलिए पाकिस्तान उस पानी का फुल यूटिलाइजेशन करता था। लेकिन अब इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डालने के बाद भारत कई हफ्तों तक पानी को रोके रखता है और अचानक से एक दिन पानी रिलीज कर देता है। कई बार तो पाकिस्तान को अलर्ट भी नहीं दिया जाता है, फिर डेटा शेयर करना तो दूर की बात है। एक साथ पानी आने से पाकिस्तान के अंदर फ्लड जैसे हालात हो जाते हैं, इसलिए पाकिस्तान के लिए इस पानी का उपयोग करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए पाकिस्तान आरोप लगा रहा है कि भारत बिना बताए पानी रिलीज करता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है यूनाइटेड अरब अमीरात और भारत को लेकर, क्योंकि यूएई की जो रियल एस्टेट मार्केट है, इसमें इंडियंस ने पूरी दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। इस न्यूज को अब दुबई लैंड डिपार्टमेंट की लेटेस्ट H1 2026 रिपोर्ट ने भी कंफर्म कर दिया है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मिडिल ईस्ट के अंदर इतने बड़े ईरान क्राइसिस के बीच यूनाइटेड अरब अमीरात की रियल एस्टेट मार्केट में भारत के लोगों की इन्वेस्टमेंट ने पिछले साल के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। साल 2026 के पहले हाफ यानी जनवरी से जून के बीच भारत के लोगों ने कई बिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टीज यूएई के अंदर परचेज की हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जनवरी से जून 2026 के बीच दुबई में ऑलमोस्ट 79,200 रेजिडेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई हैं। इनमें से जितने भी प्रॉपर्टीज फॉरेन कंट्रीज के लोगों ने परचेज करी हैं, उसमें सबसे ज्यादा लगभग 22% प्रॉपर्टीज परचेज की हैं इंडियंस द्वारा, यानी नंबर 1 के ऊपर इंडिया के लोग हैं। दुबई लैंड डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग H1 यानी पहले हाफ में इंडियंस ने दुबई के अंदर 3017 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस की हैं, जिनकी टोटल कीमत बनती है 7.8 बिलियन दिरहम्स यानी कि 2.1 बिलियन डॉलर्स के अराउंड। इसका मतलब है कि इस साल 2026 के पहले हाफ में भारत के लोगों ने 2.1 बिलियन डॉलर्स के घर और प्रॉपर्टीज दुबई के अंदर परचेज किए हैं। भारत के बाद सेकंड नंबर के ऊपर ब्रिटेन के लोगों ने 17% और फिर थर्ड के ऊपर चाइना के लोगों ने 14% दुबई की इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज परचेज की हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या इंडियंस के पास इतना ज्यादा पैसा है कि वो अकेले दुबई और यूनाइटेड अरब अमीरात में ही बिलियन ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टीज परचेज कर रहे हैं। कई सारे अमीर देश के लोग भी हमारे आसपास नहीं है। एक और सवाल ये उठता है कि भारत के लोग आखिरकार ये यूनाइटेड अरब अमीरात और मिडिल ईस्ट के देशों में इतनी प्रॉपर्टीज क्यों खरीद रहे हैं और वहां से उनके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के अंदर इंडिया से इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों आ रही है। अब इसके पीछे कई सारे कारण है, जिनमें से कुछ मेन कारण है। सबसे पहला, इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग यूएई की जो करेंसी है वो दिरहम है और वो यूएस डॉलर के साथ पैक्ड है। डॉलर के साथ उसकी वैल्यू तय होती है, यानी कि अगर डॉलर स्ट्रांग होता है तो दिरहम भी स्ट्रांग होता है। ऐसे में अगर इंडियन रुपीस के मुकाबले डॉलर स्ट्रांग होता है तो दिरहम भी स्ट्रांग हो जाता है और इंडियन रुपीस के मुकाबले रिटर्न्स दुबई के अंदर दिरहम में काफी हाई हो जाते हैं। अब पिछले कुछ समय से यूएस डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपीस लगातार वीक हो रहा है, जिसकी वजह से जब डॉलर को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो ज्यादा पैसे मिलते हैं। इसलिए भारत के कई सारे HNIs जो कि हाई नेट वर्थ वाले इंडिविजुअल्स हैं, ये फॉरेन की मार्केट में यूएस करेंसी या फिर यूएस के साथ जो पैक्ड करेंसीज होती हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। इसके बाद दूसरा कारण है रेंटल यील्ड, जो कि भारत के मुकाबले मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में काफी ज्यादा है। उदाहरण के लिए अगर गुड़गांव में 3 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर साल का 6 से 9 लाख किराया आता है, वहीं पर दुबई में सेम प्रॉपर्टी के ऊपर 24 से 30 लाख तक रेंटल इनकम मिल जाती है।
ऊपर से दुबई के अंदर कानून भी काफी सख्त हैं, इसलिए रूल्स भी वहां पर प्रॉपरली फॉलो होते हैं और रेंटल इनकम में उनको कोई भी परेशानी नहीं आती है। एक और बड़ा कारण है 10 साल का गोल्डन वीजा। दुबई और गल्फ कंट्रीज में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करने या प्रॉपर्टी परचेज करने के ऊपर वहां का लॉन्ग टर्म वीजा और कई सारी फैसिलिटीज आसानी से मिलती हैं। पिछले कई महीनों से मिसाइल और ड्रोन के हमलों के बाद भी भारत के HNIs दुबई के रियल एस्टेट मार्केट में सबसे बड़े बायर बनकर सामने आ रहे हैं। अगर हम प्रोजेक्शंस के ऊपर जाते हैं तो इस साल के एंड तक भारत के लोग अकेले UAE के अंदर ही अराउंड $5 बिलियन की प्रॉपर्टीज और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के एस्टिमेट्स हैं। और ये जो $5 बिलियन है ये हम अकेले UAE के बारे में बात कर रहे हैं। और मिडिल ईस्ट के अंदर तो कितनी सारी कंट्रीज हैं, वहां पर भी भारत के लोग लगातार प्रॉपर्टीज परचेज कर रहे हैं और वहां भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि जो पैसा इंडियंस दुबई प्रॉपर्टी की मार्केट में लगा रहे हैं, क्या ये सही स्टेप है? अगर आपके पास पैसा होता तो क्या आप दुबई में प्रॉपर्टी परचेज करते? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है न्यूयॉर्क के इंडियन ओरिजिन के मेयर जोराम ममदानी और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल यूनाइटेड नेशंस के जो हेडक्वार्टर्स हैं और जो UN जनरल असेंबली है, ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में, जिसके मेयर हैं इस समय ममदानी। अब मसला ये है कि हर साल जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन होता है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए दुनिया के अलग अलग लीडर्स यूनाइटेड नेशन में स्पीच देने के लिए आते हैं, उसके लिए सब देशों के प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट या रिप्रेजेंटेटिव्स को न्यूयॉर्क आना पड़ता है। ऐसे में जो इस साल का यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन होना है वो सितंबर महीने में है और उसके लिए इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिका के न्यूयॉर्क यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर आना है। लेकिन जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं वो हैं जोरान ममदानी, जो कि नेतन्याहू को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और पहले भी कई बार ये नेतन्याहू के ऊपर आरोप लगा चुके हैं कि इन्होंने गाजा के निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया है। अब लेटेस्ट न्यूज ये निकल कर आ रही है कि जोराम ममदानी ने अनाउंस किया है कि सितंबर महीने में जब बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क आएंगे UN जनरल असेंबली को अटेंड करने के लिए, उस समय ये नेतन्याहू को न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट से अरेस्ट करवाकर जेल में डालने की कोशिश करेंगे। ममदानी ने कहा है कि वो न्यूयॉर्क सिटी के लॉ डिपार्टमेंट के साथ इस समय एक एक्टिव कन्वर्सेशन में है कि क्या उनके पास इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट करने की अथॉरिटी है या वो नेतन्याहू को कितने समय तक डिटेन करके रख सकते हैं। जोरान ममदानी की टीम का कहना है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नवंबर 2024 में नेतन्याहू के खिलाफ वॉर क्राइम्स और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का अरेस्ट वारंट इशू किया था, जो कि गाजा वॉर से जुड़ा है। ममदानी का कहना है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रूलिंग के आधार पर ही नेतन्याहू को अरेस्ट करने की बात बोल रहे हैं, क्योंकि वो एक वॉर क्रिमिनल है। लेकिन यहाँ पर ममदानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका खुद ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर नहीं है। US गवर्नमेंट खुद ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वारंट्स को नहीं मानती है और डोनाल्ड ट्रंप ने तो वैसे भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया था। इवन पिछले प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसलों के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या एक सिटी का मेयर एक फॉरेन कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट करवा सकता है या फिर नहीं। वैसे हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि ममदानी अमेरिका, इजराइल और भारत के ऊपर काफी कमेंट कर रहा है, इन तीनों देशों की फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करने की लगातार कोशिश कर रहा है। अमेरिका के जो यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, माइक वॉल्ट, उनका कहना है कि जोराम ममदानी एक पॉलिटिकल ड्रामा कर रहा है, उसके पास ऐसा कुछ करने का कोई अधिकार नहीं है। अभी जो ममदानी ने नेतन्याहू को अरेस्ट करने का प्लान बनाया है, ये न्यूज इजराइल तक भी पहुंच गई है और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने अनाउंस किया है कि वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को अटेंड करने के लिए सितंबर महीने में न्यूयॉर्क जरूर आएंगे। इसके साथ ही इजराइल के UN में एम्बेसडर डैनी डैनन ने भी कंफर्म किया है कि नेतन्याहू सितंबर महीने में न्यूयॉर्क आकर UN जनरल असेंबली को एड्रेस करेंगे। कहने का मतलब है कि नेतन्याहू ने भी ममदानी का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। हो सकता है कि सितंबर महीने में न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट कोई सीन क्रिएट करने की कोशिश करे, लेकिन उसमें भी अभी 2 महीने बाकी हैं। जोरान ममदानी ने अपने मेयर इलेक्शन के कैंपेन के समय ये प्रॉमिस किया था कि अगर इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू कभी भी न्यूयॉर्क आता है तो कानूनी तौर के ऊपर मुमकिन हुआ तो वो उसको गिरफ्तार करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और ईरान को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि मिडिल ईस्ट में दोबारा से लड़ाई और हमले तेज होने के बाद भारत ने एक फ्रेश ट्रैवल एडवाइजरी इशू की है। ये जो आप स्क्रीन के ऊपर डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, ये इंडियन एम्बेसी ने जारी किया है। ये तो खैर काफी लंबा है, लेकिन मोटे तौर पर इंडियन एम्बेसी ने इसमें कहा है कि पिछले कुछ दिनों में ईरान के अंदर कॉन्फ्लिक्ट और इंस्टेबिलिटी का लेवल काफी तेजी से बढ़ गया है, इसलिए हम सलाह देते हैं कि सभी इंडियंस ईरान की यात्रा को अवॉइड करें। अगले नोटिस तक हमारी यही सलाह है और जो लोग फिर भी ईरान आ गए हैं और ईरान के अंदर प्रेजेंट है, वो वहां पर बिल्कुल अलर्ट रहें, अपने आप को इंडियन एम्बेसी के साथ रजिस्टर करवाएं, लोकल अथॉरिटीज की डायरेक्शंस को फॉलो करें और हो सके तो जल्द से जल्द ईरान के बाहर आ जाएं।
इसके अलावा सभी इंडियंस एम्बेसी की वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक करते रहें और इमरजेंसी के समय दिए हुए हेल्पलाइन नंबर्स और ईमेल के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। ये कहना है इंडियन एम्बेसी का। वैसे हैरानी उन लोगों की हो रही है जो अभी भी ईरान ट्रैवल कर रहे हैं या फिर ईरान के अंदर ही प्रेजेंट हैं और वहां से वापस भारत नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल $90 पर बैरल को भी क्रॉस कर गया है। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे के ऊपर जो फ्रेश स्ट्राइक्स करना स्टार्ट किया है वो अब 9वें दिन के अंदर एंटर हो गई है। लगातार 9वें दिन भी अमेरिका ने ईरान के अंदर कई सारे शहरों के ऊपर हमले किए हैं, जिनमें सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे लाइंस, ब्रिजेस, पावर प्लांट्स भी शामिल हैं। हम उम्मीद कर रहे थे कि भारत सरकार पेट्रोल या डीजल की कीमतों को कम करेगी, लेकिन यहाँ पर तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस वापस से 90 के लेवल को क्रॉस कर गए हैं और $100 पर बैरल के पास जाते दिखाई दे रहे हैं। वैसे आपको क्या कोई उम्मीद थी कि भारत सरकार देश के अंदर पेट्रोल या डीजल की कीमतों को कम करेगी? हाँ या ना नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।